हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके मेंस की तैयारी के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रेजेंट अ डिटेल्ड कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द टू रोमांटिक पोएम्स। ये पोएम्स जो है वो यहाँ पे होगा। टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शेले एंड ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। यानी कह रहे हैं कि दो रोमांटिक पोएम्स हैं आपके सामने, टू अ स्काईलार्क और ओड टू नाइटिंगेल। स्काईलार्क आपकी लिखी है पीबी शेले ने और जो ओड टू नाइटिंगेल है वो लिखी है जॉन कीट्स ने। तो फोकसिंग ऑन दियर थीम्स, उनकी थीम, टोन, इमेजरी और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन को नज़र में रखते हुए दोनों को कंपेयर करिए और दोनों में क्या अंतर है वो भी बताइए। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे। पीबी शेलेज टू अ स्काईलार्क एंड जॉन कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक ओड्स। ये रोमांटिक एज की सबसे महत्तम ओट्स में से हैं। बोथ इंस्पायर्ड, दोनों इंस्पायर्ड हैं बाय सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के सॉन्ग के द्वारा। येट डिफरिंग इन टोन, फिर भी इनकी टोन जो है थोड़ी सी डिफर है एक दूसरे से। पर्सपेक्टिव और इनकी जो मान्यता है वो भी एक दूसरे से अलग है। आउटकम और इनका जो परिणाम है दोनों का वो भी बिल्कुल अलग है। बोथ पोएम्स, ये जो दोनों पोएम है, शेयर कॉमन ग्राउंड शेयर करती हैं इन दियर यूज ऑफ बर्ड सॉन्ग, अपने चिड़िया के द्वारा गाए हुए गीत को लेकर के। एज इंस्पिरेशन, उसे ही इन्होंने प्रेरणा माना है। प्रेजेंटिंग द स्काईलार्क एंड द नाइटिंगेल एज सिंबल ऑफ आइडियल एग्जिस्टेंस, और दोनों पोयम से में स्काईलार्क को और नाइटिंगेल को सिंबल्स, प्रतीक माना गया है ऑफ आइडियल, आदर्श, एग्जिस्टेंट, अस्तित्व का। यानी अगर कह रहे हैं कि आप स्काईलार्क और नाइटिंगेल पोएम्स को देखेंगे तो दोनों में, इन दोनों बर्ड्स को, चिड़ियों को एक आदर्श अस्तित्व के प्रतीक के रूप में माना गया है। ईच बर्ड एम्बॉडीज, हर एक जो चिड़िया है एम्बॉडीज, वो प्रतीक प्रस्तुत करती है या एम्बॉडीज पेश करती है स्टेट, एक ऐसी स्थिति फ्री फ्रॉम ह्यूमन सारो। एक ऐसी स्टेट, आप यहाँ पे उसको जिंदगी कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी को पेश करती हैं जो ह्यूमन सारो से फ्री। बिकमिंग अ व्हीकल फॉर इमेजिनेशन, ये व्हीकल बन जाती है इमेजिनेशन, कल्पना के लिए। एंड रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन कंडीशन, और मानव की स्थिति पर एक विचार भी प्रस्तुत करती है। इन ट्रू रोमांटिक फैशन में द पोएट्स एम्फसाइज, जो पोएट्स हैं ये एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं द कंट्रास्ट बिटवीन द आइडियल एंड द रियल, आदर्श और वास्तविक, इन दोनों के बीच में अंतर को बताते हैं। यूजिंग नेचर, प्रकृति का यूज करके, एज अ सोर्स ऑफ आर्टिस्टिक ट्रांसडेंस ट्रांसेंडेंस। यूजिंग, प्रयोग करते हुए, नेचर को कैसे, एज अ सोर्स, एक साधन के तौर पर, ऑफ आर्टिस्टिक, कला से भरे हुए, ट्रांसेंडेंस मतलब किसी चीज से परे निकल जाना। ठीक है। हाउ एवर द डिफरेंसेस आर स्ट्राइकिंग, दोनों में जो डिफरेंस हैं बड़े ही स्ट्राइकिंग हैं, या कह लीजिए कि बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं, दिखाई देते हैं वो दूर से ही। शैलेज टोन इज टू अ स्काईलार्क इज चीयरफुल, शैले की जो टोन है स्काईलार्क में वो चीयरफुल है, रैप्चरस है एंड स्पिरिचुअल है, यानी दैवी है। चीयरफुल, आनंद से भरी हुई है, रैप्चरस और हमें आकर्षित करने वाली है। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट्स, जो स्काईलार्क है वो रिप्रेजेंट करता है अनबॉडीड जॉय, एक ऐसे जॉय को जो कि बॉडी, शरीर रहित है। अनकरप्टेड बाय पेन, जिसमें दर्द का कोई दखल नहीं है। एंड द पोएट सीक्स टू लर्न, और जो कवि है वो सीक्स टू लर्न इट्स सीक्रेट, वो उसके सीक्रेट, रहस्य को सीखना चाहता है कि असल में उसकी खुशी का रहस्य है क्या। शैले मेंटेन्स, शैले मेंटेन करते हैं सर्टेन डिटैचमेंट, एडमायरिंग द बर्ड एज एन इंस्पायरिंग आइडियल। सर्टेन डिटैचमेंट, कुछ डिटैचमेंट को भी ये हमारे सामने क्या करते हैं, पेश करते हैं, मेंटेन करते हुए। डिटैचमेंट मतलब अलगाव को। एडमायरिंग, प्रशंसा करते हुए। द बर्ड, चिड़िया की, एज एन इंस्पायरिंग आइडियल की, जैसे वो कोई एक बड़ा ही आदर्श प्रेरणा हो। दैट अपलिफ्ट्स ह्यूमन थॉट, जो मानव के विचारों को अपलिफ्ट कर सकती है। बियॉन्ड अर्थली लिमिटेशंस, सांसारिक सीमाओं से परे। बाई कंट्रास्ट, अब इसके आप उलट देखिए तो कीट्स की जो पोयम है ओड टू अ नाइटिंगेल इज मेलैंकलिक, कैसी है,
मेलानकलिक है, एंड रिफ्लेक्टिव और विचारशील है, विचारों से भरी है। बॉर्न फ्रॉम अ डीप अवेयरनेस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड सफरिंग, बॉर्न जिसका जन्म हुआ है, फ्रॉम अ डीप एक गहरी अवेयरनेस के थ्रू, ऑफ मॉर्टेलिटी नश्वरता की, एंड सफरिंग और कष्टों की। ठीक है, यानी जो नाइटिंगेल में इन्होंने हमें बताया है कि नाइटिंगेल का जो मूड है वो मेलानकलिक है, रिफ्लेक्टिव है, विचारशील है। ये जो है ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं आपके नश्वरता की अवेयरनेस से और सफरिंग हमारे कष्टों की अवेयरनेस से। द नाइटिंगेल्स इमोर्टल सॉन्ग, इस नाइटिंगेल का जो इमोर्टल सॉन्ग है ना, टेम्प्ट्स द पोएट, वो पोएट को आकर्षित करता है इनटू इसके पिज्म की तरफ, यानी वो बस सब कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, हर चीज़ से बचना चाहता है। ऑफरिंग अ विजन, एक विजन या दृष्टिकोण ऑफर करते हुए, ऑफ ब्यूटी सुंदरता का, एंड टाइमलेसनेस और समयहीनता का, यानी जहाँ पर समय का कोई दखल नहीं है। येट फिर भी, अनलाइक शैले, कीट्स इज एब्जॉर्ब्ड, अगर शैली से तुलना करिए तो कीट्स जो है वो एब्जॉर्ब्ड है, ओवरवेल्म भी है। एब्जॉर्ब मतलब पूरी तरह से उसमें समा गए हैं, और ओवरवेल्म्ड बहुत ज़्यादा वशीभूत भी हैं। एक्सपीरियंसिंग बोथ रैप्चर एंड डिस्पेयर, ये दोनों, रैप्चर को भी यानी आप कहिए कि आकर्षण को भी, और डिस्पेयर दुख को, यानी सुख और दुख दोनों को क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बिफोर द सॉन्ग फेड्स, इससे पहले कि ये गीत फेड हो जाए, धूमिल हो जाए, एंड ही इज रिटर्न टू रियलिटी, वो वास्तविकता की तरफ लौट जाए, अनसर्टेन वेदर द एक्सपीरियंस वाज ड्रीम ऑफ ट्रुथ, वो अभी भी अनिश्चित हैं, मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं वेदर द एक्सपीरियंस, ये जो वो अनुभव कर रहे हैं ये वो सपना है या कोई एक सच्चाई। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे 10, इस तरह से, वाइल बोथ पोएम सेलिब्रेट बर्ड सॉन्ग, दोनों जो कविताएं हैं वो चिड़िया के गीत को सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है, एज एन इम्बलेम ऑफ ट्रांसेंडेंस, पार निकल जाने के प्रतीक के रूप में, यानी दुनिया के दुखों से मुसीबतों से आगे निकल जाने के लिए। शैलेज स्काईलार्क, शैले की जो स्काईलार्क है ना, सिंबलाइजेज, वो प्रतीक है किसका, एन ऑप्टिमिस्टिक आइडियल ऑफ प्योर जॉय, एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी आइडियल आदर्श की, ऑफ प्योर जॉय, एक पाक खुशी की। वेयर एज, जबकि जो कीट्स नाइटेंगल है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है द ट्रेजिक टेंशन, एक ट्रेजिक टेंशन को, जो कि आर्ट एंड मॉर्टेलिटी यानी कला और नश्वरता के बीच में है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो स्काईलार्क है वो एक जॉयफुलनेस का प्रतीक है, जबकि जो नाइटिंगेल है वो ग्लूम सैडनेस इसका प्रतीक। और दोनों का कंपैरिजन, यानी शैले और आपके कीट्स का भी कंपैरिजन हो गया एक तरह से, कि शैले जो है वो एक स्काई आर्क के थ्रू अपनी खुशी जाहिर करते हैं, और जो कीट्स हैं वो नाइटिंगेल के थ्रू अपने दुख को पेश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है यूलिसिस के फाइनल कॉल का टू हिज कंपेनियन से, जब वो अपने साथियों को पुकारता है और कहता है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, एंड नॉट टू यील्ड, कि चलो हम संघर्ष करेंगे, सीक ढूंढेंगे, एंड फाइंड और खोजेंगे, एंड नॉट टू यील्ड और कभी भी हार नहीं मानेंगे। या ये सीधे से ये कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन का क्या महत्व है, ये बता दीजिए। चलिए देखेंगे द क्लोजिंग लाइन, जो क्लोजिंग लाइन है ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम यूलिसिस की, जो कि है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिक्लेरेशंस ऑफ परसिवियरेंस इन इंग्लिश पोइट्री, ये इंग्लिश पोइट्री में सबसे शक्तिशाली घोषणाओं की क्या है, परसिवियरेंस की जो अंतिम लाइन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली घोषणाओं में से एक है, ऑफ परसिवियरेंस, दृढ़ता की, पीछे न हटने की, इन इंग्लिश पोइट्री स्पोकन बाय द एजिंग यूलिसिस, जिसे एक बूढ़े यूलिसिस के द्वारा बोला जाता है, टू हिज फॉलो मेरिनर्स, अपने साथी नाविकों से। द फ्रेज इनकैप्सुलेट्स हिज रिफ्यूज़ल टू सरेंडर, ये जो फ्रेज है उनके रिफ्यूज़ल टू सरेंडर को इनकैप्सुलेट्स पूरी तरह से व्यक्त कर देता है, टू ओल्ड एज,
बुढ़ापे को, कि वो बुढ़ापे के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। स्टैग्नेशन और द इनेविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ना ही वो मृत्यु के सामने सरेंडर करेंगे स्टैग्नेशन, और ना ही वो हठ के सामने क्या करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। द पोएम, ये जो पोएम है यूलिसिस, कंट्रास्ट से कंट्रास्ट करती है द एम्प्टीनेस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, जी घरेलू जीवन के खालीपन को। और ये कहते हैं एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ विथ हिज अनक्वेंच्ड थर्स्ट फॉर एडवेंचर। करेंगी लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ तो हो ही गया। एन आइडल किंग, कैसे कोई एक आइडल किंग, आइडल मतलब कैसे कोई आलसी राजा, बाय दिस स्टिल हार्थ, इस शांत वातावरण में, विथ हिज अनक्वेंच्ड थर्स्ट, अपनी प्यास को बिना बुझाए फॉर एडवेंचर, एडवेंचर के लिए कैसे रह सकता है। ये कहना चाह रहे हैं जो डोमेस्टिक लाइफ में वो जा करके फंस गए हैं। कहाँ से लौटे हैं, ये वॉर ऑफ ट्रॉय से लौटे हैं और अपने राज्य इथाका पहुंच चुके हैं, ये वहाँ की बात है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्राओं से आराम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी को पूरा पूरा जीना चाहता हूँ। लीज मतलब उस बिन उसको जरा भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए। हिज फाइनल कॉल इज नॉट मेयरली अ सम्मन, उसकी जो फाइनल कॉल है वो सिर्फ कोई बुलावा नहीं है टू अनदर वॉयज, किसी दूसरी यात्रा के लिए, बट फिलोसॉफिकल, बल्कि वो एक फिलोसॉफिकल क्रीड है, एक दार्शनिक धर्म की तरह है, मान्यता की तरह है। बाई अर्जिंग हिज कंपेनियंस टू एक्ट, अपने साथियों से एक्ट करने के लिए निवेदन करते हुए, यूलिसिस असर से यूलिसिस स्वीकार करते हैं दैट की ट्रू डिग्निटी लाइज इन स्ट्राइविंग, जो सच्चा मान सम्मान है ना वो स्ट्राइविंग यानी संघर्ष करने में छिपा है। इवन व्हेन सक्सेस इज अनसर्टेन, चाहे सफलता अनिश्चित ही क्यों ना दिखाई दे। अच्छा आगे क्या है, द फाइनल वर्ड्स, जो अंतिम शब्द हैं, कैरी अ सेंस ऑफ हीरोइक डेफियंस, वो एक हीरोइक डेफियंस को भी, यानी डेफियंस मतलब है कि किसी के सामने आप तन के डट करके खड़े हो जाए, हार न माने। ऑल्दो यूलिसिस, जबकि यूलिसिस एडमिट्स, स्वीकार करते हैं दैट की वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज इन ओल्ड एज, यद्यपि हमारे पास वो ताकत नहीं है जो हमारे पहले के टाइम में हुआ करती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, जबकि हम मूव्ड अर्थ एंड हेवन, पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ कर देते थे, यानी ऊपर नीचे कर देते थे, यानी जो चाहते थे वो कर देते थे। ही इंजिस्ट, सो वो इंजिस्ट करते हैं कि चलो वो ताकत ना सही, फिर भी वो जोर देते हैं कि किस बात पे जोर देते हैं, दैट विच वी आर, जो कुछ हम पहले भी, जो पहले थे वही अभी भी हैं। ताकत नहीं रही तो क्या हुआ, हमारे पास हौसला है। दिस रिकग्निशन, ये जो पहचान है, ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन की, इज पेयर्ड विथ, से जोड़ा गया है, एन अनयील्डिंग विल, एक समर्पण न करने वाली विल, वसीयत से या उसकी मर्जी से। अ बिलीफ, एक विश्वास, दैट की करेज एंड एंड्योरेंस, जो करेज साहस और एंड्योरेंस बर्दाश्त करना है, डिफाइन द ह्यूमन स्पिरिट, यही ह्यूमन स्पिरिट को, ह्यूमन स्पिरिट को यानी इंसान के उत्साह को, हौसले को डिफाइन करता है। मोर देन स्ट्रेंथ, शक्ति से, और सरकमस्टांसेस, और उसकी स्थितियों से, परिस्थितियों से कहीं ज्यादा। इसको चाहें तो एक बार फिर से देख लें। दिस रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन, ये जो इंसानों की एक सीमा है ना, इस पेयर्ड, इसकी तुलना की गई है, इसे जोड़ा गया है विथ एन अनयील्डिंग विल, एक ना झुकने वाली, सरेंडर ना करने वाली मर्जी के साथ में। आप बिलीफ, जो कि एक विश्वास है कि करेज एंड एंड्योरेंस, जो करेज, जो साहस, और एंड्योरेंस, जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, डिफाइन द ह्यूमन स्पिरिट, वही इंसान के उत्साह को डिफाइन करती है। मोर देन स्ट्रेंथ और सरकमस्टांस, उसकी ताकत और परिस्थितियों के बजाय। फॉर टेनिसन, टेनिसन के लिए, हु रोड द पोएम, जिन्होंने ये कविता लिखी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम, आर्थर हेलम की मृत्यु के बाद। द लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ डीपली पर्सनल रिजॉल्व, ये लाइन जो है वो उनके व्यक्तिगत रिजॉल्व को भी दिखाती है। इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू ग्रीफ, वो दुख के सामने समर्पण करने के बजाय, ही वॉइसेज आर डिटर्मिनेशन टू मूव फॉरवर्ड, ही वॉइसेज, वो आवाज़ देते हैं, डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता को, टू मूव फॉरवर्ड, कि वो आगे बढ़ेंगे, जिंदगी को जिएंगे।
दस इस तरह से द फ्रेज सिग्निफिकेंस, इस फ्रेज का जो महत्व है, लाइज वो छिपा है इन इट्स एक्सप्रेशन, इसके एक्सप्रेशन में, ऑफ द विक्टोरियन इथोस ऑफ प्रोग्रेस, विक्टोरियन एरा के इथोस ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति के उत्साह में, रिजिलियंस में, एंड पर्पजफुल लिविंग और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी में। मेकिंग इट, ये बात इस कविता को बनाती है बोथ अ पर्सनल, व्यक्तिगत भी, एंड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी, या यूनिवर्सल अफर्मेशन, यूनिवर्सल स्वीकारता बनाती है। द ह्यूमन विल टू इंड्योर, की जो मनुष्य की इच्छा है, जो मर्जी है, टू इंड्योर वो क्या है, सहन करना, बर्दाश्त करना, यानी इसके अंदर जो ये स्वाभाविक ही मौजूद है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जो कि हमने यूलिसिस से लिया था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो डावर बीच यानी मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम से लिया गया है, इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। हाउ डज डावर बीच, किस तरह से डावर बीच पोएम रिफ्लेक्ट करती है अर्नोल्ड्स कंसर्न्स, अर्नोल्ड की चिंताओं को, अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ, जो कि वो चिंता जाहिर करते हैं धार्मिक विश्वास के डिक्लाइन को देखते हुए, या डिक्लाइन के बारे में, बर्बादी के बारे में, निचले स्तर पर आने के बारे में, इन द विक्टोरियन पीरियड, किस इरा में, विक्टोरियन इरा में। हाउ डज, या दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ डज डावर बीच रिप्रेजेंट, किस तरह से डावर बीच रिप्रेजेंट करती है द क्राइसिस ऑफ फेथ, विश्वास के क्राइसिस को, एंड द कन्फ्लिक्ट और संघर्ष को बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन, धर्म और विज्ञान के बीच में, ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा, विक्टोरियन इरा के दौरान। तो आप यहाँ पर इसको भी समझ लेंगे कि विज्ञान और धर्म के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसकी वजह से विश्वास में हुई क्राइसिस को किस तरह से डावर बीच में इन्होंने पेश किया है या प्रस्तुत किया है। ठीक, चलिए आंसर देखेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड्स डावर बीच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिफ्लेक्शंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ इन विक्टोरियन पीरियड। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डावर बीच है ये विक्टोरियन एज में धार्मिक विश्वास के डिक्लाइन को दिखाने वाली सबसे पावरफुल पोएम है। एन एज, ये एक ऐसी एज थी मार्क्ड बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस, जहाँ पर आपको वैज्ञानिक प्रोग्रेस, उन्नति दिखाई देगी, एंड ग्रोइंग स्पिरिचुअल डाउट, और लोगों में बढ़ते हुए दैवीय या धार्मिक संदेह या शक भी आपको दिखाई देंगे। द पोएम, ये जो कविता है, बेगिंस शुरू होती है विद अ काम, एक शांत एंड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द सी, समुंदर की एक सुंदर तस्वीर के साथ, बट सून, लेकिन जल्द ही, शिफ्ट इनटू अ मेडिटेशन, वो एक विचार की तरफ मुड़ जाती है, ऑन द लॉस ऑफ सर्टेनिटी एंड फेथ, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से मानव जीवन से सर्टेनिटी, निश्चितता या सच या सत्य और उसका विश्वास जो है वो खोता जा रहा है। अर्नोल्ड यानी मैथ्यू अर्नोल्ड फेमसली इंट्रोड्यूस कराते हैं बड़े प्रसिद्ध अंदाज में अपने मेटाफर को, ऑफ सी ऑफ फेथ कह करके, विच वॉज वंस टू एट द फुल, जो कभी अपनी पूरे उत्साह में था, बट नाउ, लेकिन अब, आई ओनली हियर, मुझे सिर्फ सुनाई दे रही है, इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्राइंग रोर, एक ऐसी दुख से भरी हुई लॉन्ग और लंबी विड्रॉइंग, पीछे हटने की दहाड़ जो पहले कभी भी नहीं सुनी गई थी। फेथ, ठीक है, विश्वास, वंस वॉस्ट, जो विश्वास कभी बहुत विस्तृत हुआ करता था, प्रोटेक्टिव हुआ करता था, लाइक द सी, समंदर की तरह, इज नाउ रिट्रीटिंग, अब वो पीछे हट रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लीविंग बिहाइंड अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, लीविंग बिहाइंड, और ये पीछे छोड़ करके जा रहा है, अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन के एक सेंस को, एक भाव को। दिस इमेज जो रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड्स कंसर्न, ये इमेज जो अर्नोल्ड की चिंता को दिखाती है, दैट की साइंस, स्केप्टिसिज्म एंड मटीरियलिज्म वर इनरोडिंग द रिलीजियस बिलीफ्स, की विज्ञान, स्केप्टिसिज्म संदेहवाद, और मटीरियलिज्म को पूंजीवाद, वर इरोडिंग, ये इरोड कर रही हैं, बर्बाद कर रही है, ख़त्म कर रही है, द रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास को, दैट वंस गेव, जिसने कभी दिया था, लाइफ, जीवन को, मीनिंग एंड ऑर्डर, यानी कह रहे हैं कि जिस धार्मिक विश्वास ने कभी जिंदगी को उसका अर्थ समझाया था और उसको एक व्यवस्था दी थी जीने की, अब इस दौर में विज्ञान ने
संदेहवाद ने और पूंजीवाद ने इसको ख़त्म कर दिया है। द पोएम, ये जो कविता है, कैरीज लेकर के चलती है डीपली मेलैंकोलिक टोन, एक बड़ी गहरी दुख भरी टोन को। द वेव्स स्ट्राइकिंग द पेबल्स, ये जो लहरें हैं समंदर की, ये स्ट्राइक टकराती हैं आकर के पेबल्स, पत्थरों से, छोटे छोटे कंकरों से, प्रोड्यूसिंग एन इटरनल टोन ऑफ सैडनेस, और इनसे एक शाश्वत टोन, नोट ऑफ सैडनेस हमारे सामने हम सुनते हैं, ऐसा कह दीजिए। सिम्बलाइजिंग द ग्रीफ ऑफ ए वर्ल्ड, और ये एक दुनिया में आने वाले दुखों को प्रतीक के तौर पर हमारे सामने पेश करती हैं। वेयर, जहाँ पर रिलीजियन नो लॉन्गर ऑफर्स कंफर्ट और स्टेबिलिटी, जिस दुनिया में जो धर्म है अब वो ऑफर नहीं कर रहा है, ना तो किसी को आराम दे रहा है और ना ही किसी को स्थिरता दे रहा है, बल्कि लोग जो है पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। वो सो अंधे होकर के पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं और बात बात में संदेह कर रहे हैं। अर्नोल्ड जो हैं, इवन रिकॉल्स, अर्नोल्ड याद करते हैं कि हाउ सोफोक्लीज, किस तरह से सोफोक्लीज जो कि एक यूनानी ऑथर है, हर्ड या पोएट है, हर्ड वो सुनते थे अ सिमिलर सैडनेस, ऐसी ही मिलते जुलते दुख को लौंगे को बहुत पहले। थिंकिंग क्लासिकल ट्रेजिडी विथ मॉडर्न डिस्पेयर, सॉरी लिंकिंग है, लिंकिंग ये जोड़ देते हैं इस तरह से क्लासिकल ट्रेजिडी को विथ मॉडर्न डिस्पेयर से। सोफोक्लीज जो है वो ट्रेजिडी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक बात है। चलिए आगे क्या कहते हैं। इन द फाइनल स्टेंजा, और फाइनल स्टेंजा में अर्नोल्ड क्या करते हैं, हमें वॉर्न करते हैं, चेतावनी देते हैं डेट की। ऑल्दो द वर्ल्ड अपीयर्स सो वेरियस, ये जो दुनिया बड़ी अलग नज़र आती है, ब्यूटीफुल, सुंदर नज़र आती है, सो न्यू, और बिल्कुल नई नज़र आती है, इट एक्चुअली हैज़ नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। अगर आप इसको देखें ना, तो इसमें ना तो आपको खुशी मिलेगी, ना ही प्यार मिलेगा, और ना ही किसी तरह की रोशनी मिलेगी। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही किसी बात को लेकर सत्य और असत्य आपको क्लियर होगा, यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता मिलेगी हर जगह। ना तो आपको शांति मिलेगी, नॉर हेल्प फॉर पेन, और अगर आप किसी दुख में हैं तो उसके निवारण के लिए आपको कोई मदद भी नहीं मिलेगी। ये आखिरी स्टेंजा है, ज़बरदस्त। दिस एक्सप्रेसेस, ये एक्सप्रेस करता है द विक्टोरियन क्राइसिस को, ऑफ फेथ, विश्वास के। अ लॉस ऑफ रिलीजियस सर्टेनिटी, जिसने धार्मिक सत्यता को, निश्चितता को खो दिया है। दैट लेफ्ट लाइफ फीलिंग डायरेक्शनलेस, जिसने जिंदगी को एक दिशाहीन जिंदगी बना दिया है। येट, फिर भी अर्नोल्ड ऑफर करते हैं वन फ्रेजाइल होप, एक बड़ी क्षणिक आशा के साथ, आशा को ऑफर करते हैं, यह एक आशा हमारे सामने व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, की है प्रेम, लेट अस बी ट्रू, आओ हम दोनों मिल करके एक दूसरे के प्रति, टू वन अनदर, सच्चे बन जाएं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बन जाएं, एक दूसरे के प्रति कंपैशन, करुणा, दया रखने वाले बन जाएं। इन अ टाइम ऑफ डाउट, इस तरह के संदेह के समय में, एंड कन्फ्लिक्ट, और संघर्ष के समय में, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, जो कि विज्ञान और धर्म के बीच है, ह्यूमन लव एंड लॉयल्टी, जो इंसानों का प्यार और उनकी वफादारी है, बिकम द ओनली रिफ्यूज, यही एकमात्र शरण स्थली हो सकती है इंसानों के लिए, बाकी कुछ नहीं। दस, इस तरह से डावर बीच बोथ लेमेंट्स, डावर बीच जो है वो लेमेंट भी करती है द डिक्लाइन ऑफ फेथ, विश्वास के ख़त्म हो जाने की वजह से, एंड सीक्स अ न्यू मोरल, और इसके साथ साथ वो एक नए नैतिक एंकर, शरण स्थल को भी ढूंढती है, इन ट्रुथ, सच में, एंड लव, और प्यार में। ठीक है, यानी ये जो कविता है ये दोनों काम करती है, कि पहले तो लेमेंट करती है कि धार्मिक विश्वास खत्म हो चुका, दुनिया अंधकारमयी हो चुकी है, दूसरी तरफ वो ये कोशिश करते हैं कि कोई एक नई शरण स्थली हम, जो सच और प्यार से बनी हो, उसको ढूंढ लें, ताकि इंसान उसमें फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन मिसलेनियस आपके लिए। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको अगर एलटी ग्रेड के और वीडियोस देखने हैं या अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, तो एक बार चैनल को विजिट करिए। प्ले लिस्ट वहाँ पर आपको 65 से 70 प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारे वीडियोस एलटी ग्रेड मेंस के लिए स्पेशली हमने उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।